Welcome students. In today's video, we are going to start the explanation of the essay The Trumpet Club written by Sir Richard Steele. So first we are going to talk about the author of the essay, Sir Richard Steele. So he was born in Dublin on 12th of March 1672. Sir Richard Steele जो थे वो आयरिश थे और उनका जन्म जो हुआ था डबलिन में हुआ था 12 मार्च 1672 को. He received his early education at Charterhouse and Christ College. इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कहाँ हुई थी? चार्टर हाउस में और क्राइस्ट कॉलेज में हुई थी. एंड फाइनली ही वेंट टू मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड. और बाद में उन्होंने मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन ली थी. बट ही लेफ्ट इट विदाउट टेकिंग अ डिग्री. लेकिन कोई भी डिग्री लिए बिना ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था. इन 1709 ही स्टार्टेड अ पीरियोडिकल और ए जर्नल, The Tatler, whose first number was published on 12th of April 1709. 1709 में सर रिचर्ड स्टील ने एक पीरियोडिकल या जिसे आप जर्नल या मैगज़ीन भी कहते हैं वो पब्लिश करना शुरू किया था जिसका नाम था द टैटलर. ये जो टैटलर थी ये पीरियोडिकल था, यानी कि कुछ समय के अंतराल में ये पब्लिश होते थे, लाइक वीकली होते थे, वीक में एक बार या दो बार. ये इसीलिए उनको पीरियोडिकल कहा जाता है क्योंकि ये एक फिक्स पीरियड के बाद ही पब्लिश होते थे. ओके. एंड इट कंटेन्ड सम न्यूज़, स्टोरीज, ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म एंड सम इंटरेस्टिंग एसेज एज वेल. और ये जो पीरियोडिकल होते थे इनके अंदर क्या पब्लिश होता था? कुछ न्यूज़ होती थी, स्टोरीज़ हुआ करती थी, ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म होते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेज भी होते थे. द ट्रम्पेट क्लब जो ऐसे कि आज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं ये भी किस में पब्लिश हुआ था? द टैटलर में. द टैटलर में ही द ट्रम्पेट क्लब ऐसे पब्लिश किया था. किसने? सर रिचर्ड स्टील ने. ओके. एंड जोसेफ एडिसन हु वाज अ कंटेम्परेरी एंड फ्रेंड ऑफ रिचर्ड स्टील वाज अ फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द टैटलर. जोसेफ एडिसन जो थे वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे और उनके कंटेम्प्रेरी थे. कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन, यानी कि उन्हीं के समय में लिखा करते थे. और उन्होंने इस टैटलर के अंदर बहुत से एसेज उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किए थे. ओके. एंड द टैटलर कंटिन्यूड टिल 2nd of January 1711. ये जो टैटलर जनरल था ये 2 जनवरी 1711 तक कंटिन्यू रहा था. ओके. देन केम द स्पेक्टेटर. द स्पेक्टेटर भी एक जनरल था. इसमें भी सर जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया था और ये पब्लिश होना शुरू हुआ था 1st of March 1711. 1711 ईस्वी की 1 मार्च को ये भी पब्लिकेशन इसका शुरू हुआ था और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था, द स्पेक्टेटर. ओके. एंड ड्यू टू दीज पीरियोडिकल्स सर रिचर्ड स्टील बिकेम अ पॉपुलर एसिस्ट. इन्हीं पीरियोडिकल की वजह से जो सर रिचर्ड स्टील जो हमारे ऑथर हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे अपने एरा में. हिज स्टाइल इज़ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस. जब वो लिखते हैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस मीन्स धारा प्रवाह जिसे कहते हैं, बहुत ही ईजी हैंड है उनका और बहुत नेचुरल वे में लिखते हैं. कोई भी आर्टिफिशियलिटी आपको नहीं लगेगी. हिज एसेज आर नोटेड फॉर ईजी एंड फेमिलियर स्टाइल एंड लाइट ह्यूमर. बहुत ही ह्यूमरस वे में वो लिखते हैं, सीरियस टोन में नहीं लिखे हैं, बहुत ह्यूमरस वे में लिखते हैं. इस ऐसे में भी आप पाएंगे जो कैरेक्टर स्केचेस वो हमारे सामने रख रहे हैं वो बहुत ही ह्यूमरस टोन में उन्होंने रखे हैं. इन दिस ऐसे ही गिव्स अस सम सैटारिकल स्केचेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन इमेजिनरी क्लब. ये जो ट्रम्पेट क्लब नाम आप देख रहे हैं ये इमेजिनरी क्लब है, वास्तविक नहीं है. ये सिर्फ काल्पनिक है. ठीक है. और इसमें ये कुछ मेंबर्स का कैरेक्टर स्केच हमारे सामने रख रहे हैं और वो भी सैटारिकल वे में. सैटायर क्या होता है? ह्यूमर को यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन का कोई बिहेवियर या उसके आइडिया को जब आप अटैक करते हैं तो वो सैटायर कहलाता है. यहाँ सर रिचर्ड स्टील जो हैं ट्रम्पेट क्लब के कुछ मेंबर्स को डिस्क्राइब करेंगे बहुत ही सैटारिकल तरीके से. ओके. ह्यूमर का यूज़ करते हुए उन्हें हमारे सामने रखेंगे और उनके बिहेवियर और आइडियाज़ को अटैक करते हुए इस ऐसे में उन्होंने लिखा है. ऑल्दो ये सारे कैरेक्टर्स और क्लब जो है ये इमेजिनरी था. ठीक है. क्लब लाइफ वॉज रियली पॉपुलर इन 18th century इंग्लैंड. इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th century 18वीं
शताब्दी की जो शुरुआत थी उस टाइम पर क्लब लाइफ जो होती थी बहुत पॉपुलर थी इंग्लैंड में। अब ये क्लब लाइफ क्या होती थी, देखिए रिच और एरिस्टोक्रेट पीपल जो होते थे वो अपना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ क्लब हाउसेज में जाते थे, वहाँ लोग इकट्ठा होते थे और सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए वहाँ पर इकट्ठा होकर कॉफ़ी पीना या ये सब वार्तालाप करना ये उनके समय बिताने के तरीके हुआ करते थे। कौन सी सदी में, 18वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है। So rich and aristocrats used to spend their time in these clubs to have conversation on some particular topic or any other random topic. वो किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर बात करने के लिए ये क्लब्स में इकट्ठा होते थे, उसको क्लब कहते थे, जिस जहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करते थे और साथ ही साथ समय बिताने का ये एक तरीका था उनका। And in this particular essay, he talks about the conversation of 5 members of this trumpet club. वैसे ट्रम्पेट का मीनिंग क्या होता है, तुरही जिसको हम कहते हैं, है ना, बिगुल या तुरही जिसे कहते हैं। ट्रम्पेट क्लब सिर्फ उस क्लब का नाम है। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन द टेक्स्ट ऑफ द essay. After having applied my mind with more than ordinary attention to my studies, it is my usual custom to relax and unbend it in the conversation of such as are rather easy than shining companions. So, the author says that after having used his mind with so much attention to his studies, it is his habit to relax and rest his mind. ऑथर कहते हैं कि जो अपना माइंड है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेने के बाद किसमें, अपनी स्टडीज़ में, पढ़ाई में, वो क्या करते हैं, ये उनका यूजुअल कस्टम है। दैट मीन्स ये उनका डेली का रूटीन है। क्या है कि वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और उसको रेस्ट देने के लिए कुछ काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं वो हमें आगे बताते हैं। To unbend it in the conversation of such as are rather easy than shining companions. He also tells the reader that how he does that. कि वो ये अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आखिर करते क्या है वो भी ऑथर हमें बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, he says that it is his habit to relax his mind by having conversation with his simple and easy companions or friends rather than having conversation with some brilliant people. वो कहते हैं कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो कुछ सिंपल से लोगों के साथ या जो ईजी पर्सन्स हैं, बहुत ज़्यादा जो ब्रिलियंट नहीं हैं, उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना पसंद करते हैं, रादर दैन बजाय इसके कि हैविंग कन्वर्सेशन विद सम ब्रिलियंट पीपल, कि वो बहुत ही बुद्धिमान लोगों के साथ बातचीत करके अपना समय बिताना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। और जो साधारण लोग हैं उनसे बात करते समय आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता। दैट इज़ वाई ऑथर इज सेइंग दैट ही likes to spend his time in the company of some easy and common people. Okay, जो उसके साधारण मित्र हैं उनके साथ कन्वर्सेशन करके वो अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और ऑथर कहते हैं कि ये उनका डेली का रूटीन है। ओके, दिस आई फाइंड पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर मी बिफोर आई रिटायर टू रेस्ट in order to draw my slumbers upon me by degrees and fall asleep insensibly. Next, he tells us that this particular habit of his is really necessary for him before he goes to rest. ये कहते हैं उनकी ये जो आदत है कि वो सिंपल कंपेनियंस के साथ समय बिताना, ये जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, कब ज़रूरी है? जब वो रेस्ट करने जाए उससे पहले उन लोगों से बातचीत करना उनके रूटीन में बहुत ज़रूरी लगता है उन्हें। ठीक है, बिफोर ही गोज़ टू रेस्ट, बिकॉज वैन ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द कन्वर्सेशन विद डल एंड ईजी पीपल, इट हेल्प्स हिम टू गेट हिज स्लम्बर ग्रेजुअली। ओके, स्लम्बर्स मीन्स, स्लम्बर का मतलब होता है लाइट स्लीप जिसको कहते हैं। ओके, एंड बाय डिग्रीज मीन्स ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। एंड फॉल asleep insensibly. He tells us that he
he tells us that this particular habit of his is really very important for him before he goes to rest, because when he involves himself in the conversation with dull and easy people, it helps him to get his slumber gradually. तो उसको क्या है, स्लम्बर यानी कि लाइट स्लीप जो है उसको पाने में बहुत आसानी होती है उन लोगों से बातचीत करने में, ठीक है। यानी कि वो लोग इतने बोरिंग है कि उनके साथ जब वो कन्वर्सेशन करते हैं तो उनको नींद आने लगती है, और अपने माइंड को रिलैक्स करने से का इससे बेहतर तरीका उन्हें नहीं लगता है। ओके, एंड फाइनली इट हेल्प्स हिम टू गेट अ साउंड स्लीप। और उसके साथ ही अस्लीप इनसेंसिबली मीन्स ऐसे सो जाना जैसे कि आप में सेंसेस ही नहीं है, यानी बेसुध होकर सोना, यानी कि बहुत ही अच्छी नींद लेना। अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे तो उनको क्या होने लगता है, स्लम्बर की तरफ बढ़ते हैं। स्लम्बर मतलब लाइट स्लीप। और लास्ट में फाइनली वो क्या करते हैं, फॉल अस्लीप इनसेंसिबली। और लास्ट में वो बहुत ही अच्छी नींद की तरफ बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से, उन बोरिंग लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने की वजह से। ओके, दिस इज the particular use I make of a set of heavy honest men with whom I have passed many hours and with much indolence, though not with great pleasure. For this purpose, he uses a group of dull and honest people. Heavy honest means some dull or honest people with whom he passed many hours with laziness. Indolence means laziness. वो कहते हैं कि अपना ये पर्पस पूरा करने के लिए, कौन सा, कि उन्हें अच्छी नींद आ सके, वो क्या करते हैं, आई मेक यूज़ ऑफ अ सेट ऑफ हैवी ऑनेस्ट मैन, कि उन्होंने अपनी कंपनी किसकी बना रखी है जिसमें कुछ डल और ऑनेस्ट पीपल शामिल है, ठीक है। विद हुम आई हैव पास्ट मैनी आवर्स, जिनके साथ वो अपने बहुत सारा समय बिताते हैं। विद मच इंडोलेंस, बहुत ही लेजीनेस के साथ, यानी कि आलस में भरे हुए टाइम को स्पेंड करते हैं वो लोग। Though not with great pleasure, he says that a conversation with these dull and boring people can help you get sleep, but it is also boring. ये boring बहुत होती है, उन्हें ये पसंद नहीं है, but it helps him to get a sound sleep. लेकिन वो उस कन्वर्सेशन की वजह से अच्छी नींद ले पाते हैं, इसलिए वो उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। देयर कन्वर्सेशन इज़ अ काइंड ऑफ प्रिपरेटिव फॉर स्लीप। अब जो वो लोग हैं बोरिंग और ऑनेस्ट लोग जो हैं, उनके कंपेनियन जो हैं, उनके साथ बातचीत करना यूँ है जिस तरह कि वो सोने की तैयारी कर रहे हो। ओके, विद कन्वर्सेशन विद दीज डल पीपल एंड बोरिंग पीपल कैन हेल्प यू टू गेट योर स्लीप बिकॉज इट इज़ टू बोरिंग। वो बहुत बोरिंग बातें करते हैं, इसलिए आपको नींद लेने में आसानी होगी, ठीक है। इट टेक्स द माइंड डाउन फ्रॉम द its abstractions, leads it into the familiar traces of thought, and lulls it into that state of tranquility which is the condition of a thinking man when he is but half awake. Now, he wants to say that their conversation takes the mind down from any imagination or any high thoughts which can cause stress to your mind. Okay? ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों से, जब आप बोरिंग लोगों से बात करते हो तो उनके साथ बात करते करते आपका जो माइंड है वो किसी भी तरीके की हाई थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। ओके, ना ही आप कुछ इमेजिन कर पाते हो, क्योंकि उसके लिए आपको माइंड को स्ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। और इन बोरिंग लोगों से जब आप बात करते हो तो आपके माइंड को इतना मौका नहीं मिलता कि कुछ हाई थॉट्स या इमेजिनेशन की तरफ आप बढ़ पाओ। ओके, एंड इट लीड्स इट इनटू कॉमन थॉट्स। और ये कन्वर्सेशन आपके माइंड को किस तरफ ले जाती है, ये रोज़मर्रा की जो फेमिलियर चीज़ें हैं उन्हीं में उलझ कर वो रह जाते हैं, यानी कि कॉमन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, कुछ भी हाई थॉट्स उनकी नहीं होती हैं। ओके, इन विच यू नीड नॉट टू स्ट्रेस योर माइंड। और ये जो कॉमन थॉट्स हैं, इन्हें करने के लिए आपको अपने माइंड को जोर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लीड्स इट इनटू फैमिलियर ट्रेसेस ऑफ थॉट्स। फैमिलियर ट्रेसेस ऑफ थॉट्स मीन्स कुछ आम कॉमन चीज़ों के बारे में बात करना, ठीक है। एंड लल्स इट इनटू दैट स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स कामनेस, जिसको कहते हैं ना शांति, विच इज़ द कंडीशन ऑफ अ थिंकिंग मैन व्हेन ही इज़ बट हाफ अवेक।
देयर कन्वर्सेशन विल लल मीन्स टू सूद, यानी कि आराम दिलाना किसी चीज़ को. देयर कन्वर्सेशन विल सूद योर माइंड into that state of calmness which is the condition of a thinking man when he is half asleep. जब कोई आदमी आधा सो रहा होता है और आधा जग रहा होता है, बहुत शांत सी अवस्था में होता है, उस स्टेट में वो आपके माइंड को लाकर छोड़ देती है. क्या चीज़ें? उन बोरिंग लोगों के साथ की गई कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप. ओके. आफ्टर दिस my reader will not be surprised to hear the account which I am about to give of a club of my own contemporaries, among whom I pass 2 or 3 hours every evening. Next, the author says that after all this information, अभी जो author ने आपको information दी है, उसके बाद he says that his reader will not be surprised to hear the account which he is going to share in this essay. वो कहते हैं कि अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है, वो जानकारी लेने के बाद जो उनका रीडर है, यानी कि हम लोग, उन्हें किसी तरह का सरप्राइज फील नहीं होगा जब वो अपने एक क्लब के बारे में विवरण हमें देंगे. अकाउंट मीन्स किसी चीज़ के बारे में बताना, यानी कि विवरण देना. ओके. वो कहते हैं कि अभी आगे वो क्या करेंगे, एक क्लब के सदस्यों के बारे में जो कि उसके कंटेम्प्रेरीज हैं. कंटेम्प्रेरीज मीन्स समकालीन. ठीक है. जिनके साथ कि वो अपने इवनिंग के 2 या 3 घंटे बिताते हैं, उनके बारे में हमें वो आगे बताने जा रहे हैं. और वह कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका रीज़न क्या है, वो बोरिंग लोगों के साथ क्यों बात करना पसंद करते हैं, ताकि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें. ओके. और उन्हीं के बारे में वो आगे ऐसे में हमें बताएंगे. This I look upon as taking my first nap before I go to bed. He says that he is going to give the reader the account of a club of his own contemporaries, among whom he passes 2 or 3 hours every evening. Okay. And for him, this is like taking his first nap. Nap क्या होती है? एक छोटी सी नींद जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट स्लीप जो होती है, जो कि थोड़े से ड्यूरेशन के लिए होती है ना, उसको नैप कहते हैं. सो फॉर हिम दिस इज लाइक टेकिंग हिज फर्स्ट नैप बिफोर गोइंग टू स्लीप. सोने जाने से पहले ये उसके लिए ऐसा ही मानो उन्होंने कोई छोटी सी नैप ले ली हो. ठीक है. बट द ट्रूथ ऑफ इट इज आई शुड थिंक माई सेल्फ अनजस्ट टू पोस्टेरिटी एज वेल एज टू द सोसाइटी एट द ट्रम्पेट ऑफ विच I am a member. Did not I, in some part of my writing, give an account of the persons among whom I have passed almost a sixth part of my time for these last 40 years? So now he says that the truth of it is कि सच्चाई क्या है, that he should think himself unjust, कि उसे लगेगा कि वो बहुत ही अन्यायपूर्ण कर रहा है. कौन? ऑथर. अनजस्ट मीन्स जो कि जस्टिफाइड नहीं है, फेयर नहीं है. ऑथर कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनजस्ट बात होगी, अन्यायपूर्ण बात होगी. कब? किसके लिए? टू पोस्टेरिटी. पोस्टेरिटी जो होता है उस फ्यूचर जनरेशन को बोलते हैं. ठीक है. पोस्टेरिटी मीन्स आने वाली जो जनरेशन है ना, उसको पोस्टेरिटी कहते हैं, फ्यूचर जनरेशन को. ओके. और किसके लिए अन्यायपूर्ण बात होगी? फॉर द मेंबर्स ऑफ ट्रम्पेट क्लब. और जो उसके क्लब के मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये अनजस्टिफाइड बात होगी. कौन सी बात? ट्रम्पेट क्लब. डिड नॉट आई in some part of my writing give an account of the persons. He says that it would be unjust to his trumpet club and to his posterity, of which he himself and his trumpet club of which he is himself is a member, if he did not share an account of these persons with whom he has passed almost sixth part of his time for last 40 years. कि पिछले 40 सालों में अपने समय का 6th पार्ट जो है, का जो छठा हिस्सा है, वो उसने इन्हीं लोगों के साथ स्पेंड किया है.
क्लब के मेंबर्स के साथ, ओके। और वो कहते हैं ये तो बहुत ही अनफेयर बात हो जाएगी अगर मैंने अपनी राइटिंग में इन लोगों का जिक्र ना किया तो, और साथ ही साथ मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बात अनजस्ट हो जाएगी अगर मैंने उनको इन लोगों के बारे में नहीं बताया। दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि ये लिखना उन लोगों के बारे में ये बहुत ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि एक तो मैं इन लोगों के साथ बहुत समय बिता चुका हूँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि लोग उनके बारे में जानें, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो लोग भी इन क्लब मेंबर्स के बारे में जानें, ठीक है। क्योंकि मैंने उनके साथ अपने पिछले 40 सालों का 6th पार्ट उनके साथ बिताया है, ओके। आवर क्लब कंसिस्टेड ओरिजिनली ऑफ 15। जो हमारा क्लब है वो शुरुआत में कितने मेंबर्स थे? उसमें 15 लोग थे, ओके। But partly by the severity of the law in arbitrary times and partly by the natural effects of old age, we are at present reduced to a third part of that number. He tells us that Trumpet Club originally it had 15 members, but now they are only 5 members. पहले वो 15 थे, लेकिन अब उसका 1/3 बचा है। 1/3 कितने हुए? 5 मेंबर्स, ओके। अब सिर्फ क्लब में कितने मेंबर्स हैं? 5। ही ऑल्सो गिव्स द रीज़न बिहाइंड दिस। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? ही सेज दैट इट वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लॉ, कि वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसकी जहाँ वो रह रहे हैं, कि उनके लंदन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस समय थे वो बहुत ही, जो किंग जेम्स के टाइम में थे वो बहुत ही आर्बिट्रेरी थी, मतलब मनमाने ढंग से लॉज काम कर रहे थे। तो हो सकता है कुछ लोगों को तो क्लब जाने से ही रोक दिया गया होगा। और दूसरा रीज़न वो क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों की एज इतनी ज़्यादा हो गई कि या तो वो एज इफ़ेक्ट के कारण आ नहीं पाते हैं, या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। He says that our club consisted originally of 50, but partly by the severity. Severity means बहुत जो stern law होते हैं ना, कठोर strictness जो होती है, वो जो थी उस वक्त सरकार के जो लॉज थे उस टाइम पे वो बहुत आर्बिट्रेरी थे उनके समय में। आर्बिट्रेरी होते हैं मनमाने ढंग से जो लॉज थे, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों को क्लब आने से रोका जा रहा हो, ठीक है। एंड पार्टली, और दूसरा वो पॉसिबिलिटी क्या बता रहे हैं? नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ द ओल्ड एज, कि जो कुछ लोग हैं हो सकता है वृद्धावस्था के नेचुरल इफेक्ट के कारण नहीं आ पा रहे होंगे कहाँ पे? क्लब में। दैट इज़ वाई अब वो सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, ओके। वी आर एट प्रेजेंट रिड्यूस टू ए थर्ड पार्ट ऑफ दैट नंबर, कि हम 15 से अब कितने बचे हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। In which, however, we have this consolation that the best company is said to consist of 5 persons. He says that they have this consolation. Consolation में सांत्वना होना, that they have best company of 5 persons, कि अभी भी उनके पास बेस्ट 5 persons तो हैं क्लब में जो हैं, ठीक है। I must confess, besides the aforementioned benefit which I meet with in the conversation of this select society, I am not the less pleased with the company, in that I find myself the greatest wit among them, and I am heard as their oracle in all points of learning and difficulty. He says that I must confess that besides having benefits of a good sleep, वो कहते हैं कि एक तो बेनिफिट क्या था कि आपको इन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने की वजह से नींद बड़ी अच्छी आती है। अब वो कहते हैं एक और बेनिफिट उनको है कि इनकी कंपनी में, ऑथर क्या कहते हैं, आई एम रियली प्लीज्ड इन दिस कंपनी, मैं इनकी कंपनी में बहुत खुश होता हूँ। और उसका भी एक रीज़न वो बता रहे हैं, बिकॉज इन दैट कंपनी ही फाइंड्स हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट विट अमंग दैम, क्योंकि वो लोग इतने सिंपल ऑनेस्ट और डल हैं कि ऑथर उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। और लोगों से सुपीरियर होना आपको हमेशा अच्छा लगता है, इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि वो उनकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ वो ग्रेटेस्ट विट हैं, यानी कि सबसे समझदार आदमी उनकी कंपनी में ऑथर ही हैं। इसलिए उनको उनकी कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ वो खुद को सुपीरियर फील करते हैं, ओके। ही लाइक्स दिस क्लब बिकॉज ही इज़ देयर ऑरेकल। ऑरेकल मीन्स a person
रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ विजडम, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही बुद्धिमान बताया जा रहा हो उसको ऑरेकल कहते हैं, ठीक है। तो ही लाइक्स दिस क्लब बिकॉज ही इज़ देयर ऑरेकल। दैट मीन्स कि जब भी उन लोगों को किसी तरह की डिफ़िकल्टी होती है या कुछ नॉलेज की बात करनी होती है, तब वो किसके पास आते हैं, ऑथर के पास आते हैं, और उसे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। ओके, इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एक बेनिफिट तो मैंने आपको ऐसे की शुरुआत में बताया था, और दूसरा बेनिफिट ऑथर को ये है कि इन लोगों के बीच में वो सबसे समझदार खुद को फील करते हैं, जो बात उनको बड़ी अच्छी लगती है। अब वो हमें आगे जितने भी मेंबर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन हमें देने जा रहे हैं। He gives us the detail of the first member of this club, who is Sir Geoffrey Notch. Okay, who is the oldest of the club? He says that Sir Geoffrey Notch is the oldest member of this trumpet club, has been in possession of the right hand chair time out of mind, and is only man among us that has the liberty of stirring fire. He says that Sir Geoffrey Notch जो है, he sits on the chair at his right hand. वो दाहिने हाथ की चेयर पे वो बैठते हैं उनके क्लब में, and because he sits near the fireplace only he has the opportunity to stir the fire. अब देखिए, क्लब हाउसेस जो होते थे उनमें एक फायर प्लेस होता था। फायर प्लेस जहाँ आग जलती रहती है ना, ठंड से बचाव करने के लिए, या उसके पास बैठकर लोग आपस में बातें करते रहते थे, उसको फायर प्लेस बोलते थे। बड़े बड़े क्लब्स में ये हुआ करते थे। अब जो सर जॉफरी नॉच है वो उसी फायर प्लेस के पास बैठते थे, इसीलिए सिर्फ उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो उसको फायर को अपनी स्टिक से हिला सके। ओके, This our foreman is a gentleman of an ancient family that come to a great estate some years before he had direct discretion. Discretion means बुद्धिमानी, and run it out in hounds. Hounds means शिकारी कुत्ते जो होते हैं उन्हें hounds कहते हैं. Horses and cockfighting. Cockfighting means मुर्गों की जो लड़ाई होती है उसको cockfighting बोलते हैं. For which reason he looks upon himself as an honest, worthy gentleman who has had misfortunes in the world, and calls every thriving man a pitiful upstart. So the author says that Sir Geoffrey Notch is the chief member of their club. Okay, foreman means chief member of their club, and he is a gentleman of एन एंशियंट फैमिली. वो किसी पुरानी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत रिच हुआ करती होगी. दैट केम टू अ ग्रेट इस्टेट. इस्टेट यानी जायदाद, जायदाद. ओके, अब हुआ क्या है कि ऑथर टेल्स अस दैट बिफोर जॉफ्री कुड गेट विजडम ही गॉट अ ग्रेट इस्टेट. इससे पहले कि वो बुद्धि पाते, उससे पहले ही उनको क्या मिल गई, बहुत ही अच्छी संपत्ति. इस्टेट मीन्स संपत्ति. ओके, बट ही वॉज नॉट वाइज इनफ टू हैंडल दिस बिग स्टेट. पर उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो उसको सोच समझ कर खर्च कर पाते. सो वॉट ही डिड, ही स्पेंट द होल मनी इन हाउंड्स. हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ते. एंड हॉर्सेज, और किस में उन्होंने खर्च कर दी, हॉर्सेज में. एंड कॉक फाइटिंग, और या फिर किसी मुर्गों की लड़ाइयों में उन्होंने अपनी सारी स्टेट जो थी वो खर्च कर दी, क्योंकि वो वाइज नहीं थे उस स्टेट को हैंडल करने के लिए. And now he considers himself as an honest, worthy gentleman. अब वो खुद को क्या मानते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार और वर्दी जेंटलमैन थे. Who was unlucky in this world, कि उनका तो भाग्य ही खराब था. वो खुद तो बहुत जेंटलमैन थे और ऑनेस्ट थे. ठीक है, ऐसा वो जॉफ्री नॉच खुद मानते हैं. And calls every thriving man a pitiful upstart. And now he calls every thriving means successful. Okay, and now he calls every thriving man a pitiful upstart. Upstart means who has suddenly risen to a important rank, okay, or wealth. अपस्टार्ट का मतलब होता है किसी को अचानक ही कोई पोजीशन मिल जाना, उसको अपस्टार्ट बोलते हैं. अब वो क्या करते हैं कि जब वो दूसरों को या किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो उसके बारे में क्या कहते हैं, उसको पिटीफुल अपस्टार्ट बोलते हैं. ठीक है, पिटीफुल मीन्स दयनीय. मेजर मैचकॉलॉक इज द नेक्स्ट सीनियर. सॉरी,
Major Matchlock, sorry. So next senior member of the club is Major Matchlock. जो अगले senior member हैं वो कौन है? Major Matchlock, who served in the last civil wars. जो मेजर मैचलॉक है उनमें उन्होंने किस में सर्व किया था? जो गृह युद्ध हुए थे उनमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी. And has all the battles by heart, and he has clear memories of all the battles he has fought. अब उनको जितनी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन सबकी clear memories उनको याद हैं. ठीक है. He does not think any action in Europe worth talking of since the fight of Marston Moor, and every night tells us of his having been knocked off his horse at the rising of the London apprentices in 1647, for which he is in great esteem amongst us. Now he says that this next member, Major Matchlock, considers only the fight of Marston Moor worth talking. उनको लगता है कि सिर्फ मार्स्टन मूर का जो युद्ध हुआ था सिर्फ वही है बात करने लायक है. एंड रेस्ट ऑफ द बैटल्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम. और जो बाकी जितने भी युद्ध हुए हैं वो किसी भी बात करने लायक हैं ही नहीं. एंड एवरी नाइट ही टेल्स अस अबाउट द इंसिडेंट व्हेन ही वाज नॉक्ड ऑफ. नॉक्ड ऑफ का मतलब होता है गिराया जाना फ्रॉम हिज हॉर्स. और हर रात को वो हमें एक ही इंसिडेंट सुनाते रहते हैं. कौन सा? कि जब उनको व्हेन ही वाज नॉक्ड ऑफ हिज हॉर्स एट द टाइम ऑफ द राइजिंग ऑफ द लंडन अप्रेंटिसेस. ये एक इंसिडेंट हुआ था लंदन में 1647 में जब ये हुआ था. तो उनका मानना है कि उस टाइम पे उनको घोड़े से नीचे गिरा दिया गया था. तो उनको यही किस्सा बार बार सुनाने में बड़ा मज़ा आता है हर रात को. ठीक है. And for which he is in great esteem among us. For this reason everyone has great respect for him. और इसी बहादुरी के किस्से के कारण हर कोई उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता है. ऑनेस्ट ओल्ड डिक्रेप्टाइल. अब अगले मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं. इज द थर्ड ऑफ अवर सोसाइटी. अब अगला मेंबर कौन है? ऑनेस्ट ओल्ड डिक्रेप्टाइल. So then there is a third member of this club, honest old decrepitile. He is a good-natured, indolent man who speaks little himself but laughs at our jokes and brings his nephew along with him. So he is a good-natured person but he is lazy. वो क्या है? Indolent है, मतलब थोड़े से lazy हैं. He speaks very little, वो बहुत ही कम बोलते हैं. But he laughs at their jokes. लेकिन वो दूसरों के jokes पर हंसते ज़रूर हैं. And brings his nephew along with him. And he also brings his nephew along with him. Nephew means भांजा या भतीजा. उसको अपने साथ लेकर आते हैं. ठीक है. A youth of 18 years old. His nephew is 18 years old. 18 साल का है उनका nephew. To show him good company and give him a taste of the world. And he brings him along to show him good company and to make him familiar with the रियलिटी ऑफ दी वर्ल्डली थिंग्स. अब वो अपने साथ उनको क्यों लाते हैं? ताकि वो कुछ अच्छी कंपनी देखे और साथ ही साथ वर्ल्डली चीज़ें हैं उनको थोड़ा समझ सके. इसलिए वो उसको अपने साथ क्लब में लेकर आते हैं. ठीक है. दिस यंग फेलो सिट्स जनरली साइलेंट. अब ये जो उनका नेफ्यू है वो जनरली बहुत चुपचाप रहता है. बट वेन एवर ही ओपन्स हिज माउथ और लाफ्स एट एनी थिंग दैट पासिस ही इज़ कॉन्स्टेंटली टोल्ड बाय हिज अंकल आफ्टर अ jocular manner, "Hey Jack, you young men, think us fools, but we old men know you are." So this young man generally sits silent. Okay, his nephew generally sits silent. वो बहुत अक्सर तो वो चुपचाप ही बैठा रहता है. But whenever he opens his mouth or laughs at anything, he is told by his uncle in a funny way. जब भी वो किसी चीज़ पर हंसता है या फिर जब भी अपना मुंह खोलता है तो उसके जो अंकल हैं वो उसको बहुत ही फ़नी मैनर में क्या बोलते हैं? ए जैक, यू यंग मैन, यू थिंक अस फूल्स. तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं. बट वी ओल्ड मैन नो, लेकिन हम ओल्ड मैन जानते हैं दैट यू आर फूल, कि तुम फूल हो. ओके. The greatest wit of our company next to myself is a bencher of the neighbouring inn, who is in a youth frequented the ordinaries about Charing Cross and pretends to have been intimate with Jack Ogle. Now next he tells us about the reader about the fourth member of their club. He tells us that after him, यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि मेरे बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट विट है वो कौन है? अ बेंचर. बेंचर कौन होता है? लॉयर कह सकते हैं आप.
ये कौन है, एक लॉयर हैं, वो भी कहाँ पर काम करते हैं, नेबरिंग इन, किसी इन में पास ही किसी इन के अंदर वो एक बेंचर है, बेंचर यानी लॉयर का काम करते हैं, वो उसे अपने बाद सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, कौन, ऑथर, ठीक है। Who in his youth frequented the ordinaries means hotels about Charing Cross, जगह का नाम है, and pretends to have been intimate with Jack Ogle. So this man in his youth frequently visited the ordinaries means hotels near Charing Cross. Charing Cross के पास वो बहुत सारे hotels visit करते थे, and he also pretends to have been familiar with Jack Ogle. और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो जैक ओगल को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हु इज़ जैक ओगल? ही वॉज अ नोटोरियस इंग्लिश गेमस्टर। वो जो थे वो बहुत ही कुख्यात एक गेमस्टर थे। गेमस्टर मतलब हु प्ले गेम्स फॉर मनी, जो पैसे के लिए गेम्स खेलते हैं उनको गेमस्टर बोलते हैं, ठीक है। 17th सेंचुरी में थे ये जैक ओगल जो थे। एंड ही next he says that he has about 10 distiches of Hudibras without book and never leaves the club till he has applied them all. Next the author says that this person has memorized about 10 distiches. Distiches means couplets of a verse. Couplets means दोहे जो होते हैं ना, उसी तरह की चीज़ कि he has memorized about 10 distiches of Hudibras. Hudibras was a satirical poem written by Samuel Butler. सैमुअल बटलर की लिखी हुई एक पोइम थी सैटारिकल, ह्यूडिब्रास, जिसके कि कुछ वर्सेस जो हैं वो इन्होंने याद कर रखे हैं, और जब तक वो उन सभी का यूज़ नहीं कर लेते अपनी कन्वर्सेशन में, तब तक वो क्लब को छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। If any modern wit be mentioned or any town frolic spoken of, he shakes his head at the dullness of the present age and tells us a story of Jack Ogle. Okay, and if you talk about any modern wit, means if you talk about any intelligent or clever modern person, or you talk about any town frolic, that means any place of merriment in the town, अगर आप किसी बहुत ही क्लेवर मॉडर्न आदमी की बात करें उनके सामने, या फिर शहर के किसी ऐसी जगह की बात करें जो कि मैरीमेंट के लिए है, यानी मौज मस्ती के लिए है, तो वो क्या करते हैं, ही शेक्स हिज हेड, वो अपना सर झटक देते हैं, एट द डलनेस ऑफ द प्रेजेंट एज, उनको लगता है कि आज का समय क्या है, बहुत ही डल है। वो कहते हैं टाइम, वो किससे ज़्यादा इम्प्रेस थे, जैक ओगल से, ठीक है। और वो ये सारी चीज़ें छोड़कर फिर से अपनी कन्वर्सेशन में किसको ले आते हैं, ही स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट जैक ओगल अगेन, वो फिर से किसकी बात करने लगते हैं, जैक ओगल की, ओके। So that is all for today's lecture. We will continue our essay in our next video.